किशोर सुबह सुबह अपनी पत्नी मालती के बालों में गजरा लगाते हुए बोलता है। अरे एकदम गुले बहार लग रही हैं आप तो। आप भी ना हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे, बढ़ती उम्र के साथ साथ आप बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हैं। अच्छा जी, वो तो आपके प्यार का कमाल है। तभी वहाँ पर उनकी बहू सपना आती है और खांसते हुए बोलती है। ओ सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं बहू, आओ। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी, आपने जो काम बताया था ना, वो तो सारा हो गया है और खाना भी सारा बन गया है। आप एक बार आके देख लो, ठीक है? हाँ चलो बहू, मैं आ रही हूँ। मालती शर्माती हुई वहाँ से अपनी बहू के साथ चली जाती है और नीचे जाकर रसोई के काम देखने लगती है। किशोर अपनी बीवी को मालती को ऐसे ही प्यार किया करता था। भले ही उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ। ऐसे ही सभी लोग नाश्ते की टेबल पर थे। पापा जी, आपकी और माँ जी की एनिवर्सरी आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार घर पर एक पार्टी रखते हैं, बड़ी सी। अरे क्यों नहीं, जरूर करेंगे पार्टी। आखिर इस दिन हमें हमारी मालती जो मिली थी। तो ठीक है, सारी पार्टी की जिम्मेदारी मेरी। ये एनिवर्सरी की पार्टी ना बहुत याद रहेगी आप लोगों को। अरे बहू, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? सादा सा खाना बना लियो और छोटा सा केक काट लेंगे। माँ जी, हम पार्टी करेंगे, पार्टी, बहुत मजा आएगा। सपना सभी को पार्टी के लिए मना लेती है। कुछ दिन बाद किशोर और मालती की सालगिरह का दिन आ जाता है। सपना सुबह से तैयारियों में लग जाती है। मालती को रेडी होने के लिए वो पार्लर भेज देती है। शाम को पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। किशोर और मालती एक बड़ा सा केक काटते हैं और साथ में खूब सारा डांस करते हैं। सभी लोग खूब पार्टी एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद मालती बोलती है, शुक्रिया बहू, तूने आज हमारे इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया। माँ जी, आप कैसी बातें करते हो? अपने माता पिता के लिए कुछ करने में जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और चीज में तो कभी मिल ही नहीं सकती। अब तू भी जाकर आराम कर ले, थक गई होगी तू। अच्छा ठीक है माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और कमरे में पहुंचकर मालती देखती है कि किशोर हाथों में ग्लास और बोतल लिए हुए बैठा था। तभी मालती बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं आप? अभी तक नहीं पी है, लेकिन आपके साथ पीनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भूल गई क्या? शादी के बाद कभी कभी हम दोनों रात में एक दो लगा लिया करते थे। आज भी पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। अरे वो वक्त और था और ये वक्त और है। अच्छा नहीं लगता अब ये सब। अरे मना मत करो ना, मान भी जाओ। किशोर के कहने पर मालती हाँ कर देती है और किशोर जल्दी से अपने और मालती के लिए पैक बनाता है और देखते ही देखते दोनों पूरी की पूरी बोतल गटक जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह रसोई में, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ ठीक सी नहीं लग रही हो? वो मेरा ना थोड़ा सा सर भारी लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या फिर रात भर जागी हो आप? अरे धत पगली, कैसी बातें करती है? मुझे लगता है कि मुझे थकावट हो गई है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मालती इतना बोल ही रही थी कि तभी उसको उल्टी जैसा मन हुआ। वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागती है और उल्टियाँ करने लगती है। सपना पानी लेकर मालती के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ जी, मुझे लगता है ना आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई है। आप एक काम करिए, आराम करिए कमरे में जाकर। मालती कमरे में चली जाती है तो किशोर बोलता है, अरे क्या हुआ भाग्यवान, सब ठीक तो है ना? होना क्या है, कल रात की वजह से मुझे उल्टी आ रही है। बहू पूछ रही है तो क्या जवाब दूं मैं उसे? अरे जवाब क्या देना, जो हुआ है वो बता दो। आप पागल हो गए हो क्या? कैसे बता दूं मैं बहू को? क्या सोचेगी वो? अंदर पति पत्नी बातें ही कर रहे थे और दरवाजे के बाहर खड़ी सपना सब कुछ सुन रही थी और वो खुद से बोलती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कल रात को? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? सपना सोचती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं, लेकिन मालती की हालत में कोई सुधार नहीं आता। साथ ही उसके पैर भी काफी सूज जाते हैं और थकावट से बदन भी टूटने लगता है। ये सारी चीजें देखते हुए सपना अपने मन में सोचती है, कहीं मेरी माँ जी के पैर भारी तो नहीं हो गए? कहीं मैं भाभी तो नहीं बनने वाली हूँ? इस घर में मेरा छोटा देवर या फिर नंद तो नहीं आने वाले? हे भगवान,
क्या होगा अब? लेकिन उस दिन जो मैंने सुन लिया था वो क्या था? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सपना असमंजस में फंसी हुई थी। उसकी सास के कमरे की तरफ वो जा रही होती है और जैसे ही पहुंचती है तभी सपना सुन लेती है। मुझे भी यही लगता है, पर समझ नहीं आ रहा बहू को ये सब सुनकर आखिर लगेगा कैसा। कैसा लगेगा और कैसा नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी बहू को सब कुछ बताना जरूरी है। उसे भी तो सच्चाई का पता चलना चाहिए। हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम ही बता दो। तो शायद बहू कुछ बोल ही ना पाए। कोई बात नहीं, मैं उसे बता देती हूँ। ये सब सुनकर सपना वहीं पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, ये दोनों मुझे क्या बताने की तैयारी कर रहे हैं? कहीं सच में मेरी सासू माँ प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? हे भगवान, इस उम्र में मेरी सासू माँ बनने वाली है। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? सपना उठती है और कमरे में जाती है। तभी वहाँ पर मालती आती है और बोलती है, बेटा, मुझे कुछ बताना है। क्या बताना चाहती हो माँ जी आप? मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है। पता चल चुका है? लेकिन तुझे किसने बताया बहू? बस माँ जी, मैंने सब कुछ खुद ही पता कर लिया है। माफ करना बहू, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस रात तेरे ससुर जी माने ही नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो होना था सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। तो बेटा, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं एतराज क्यों करूँगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। शुक्र है भगवान का। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी बहू, कि पता नहीं तू ये सब जानकर क्या सोचेगी और मुझे क्या कहेगी। कहने और सोचने को कुछ है ही नहीं माँ जी। अब तो जो भी है ना, सबके सामने है। अब तो बस आप आराम कीजिए। हाँ बहू, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। वो क्या है ना, उल्टी कर कर के ना मेरे पेटों की नसें खिंच गई हैं। ठीक है माँ जी, आप आराम करिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। मालती चली जाती है और सपना कुछ देर बाद अपनी सास को नींबू पानी देने जाती है। मालती नींबू पानी पीकर आराम करने लगती है। दिन गुजरते हैं। अब मालती की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सपना का पति उमेश भी बिजनेस ट्रिप से घर वापस आ जाता है और सपना घबराई हुई अपने पति से बोलती है, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो। वो मैं कह रही थी ना कि हमारे घर में एक छोटा भाई या फिर बहन आने वाली है। क्या बोले जा रही हो, भाई बहन आने वाले हैं? आ कौन रहा है ये तो बताओ। आप समझ रहे हो ना, छोटा भाई या फिर बहन, मतलब माँ जी के पैर भारी हैं। अरे वो प्रेग्नेंट है। सपना, तुमने भांग पी है या फिर अफीम का नशा करके आई हो या फिर चौक का नशा करके आई हो? अरे क्या बकवास किए जा रही हो? अरे यार, मैं सच कह रही हूँ। अरे नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर ऐसा हो गया है यार। देखो, पहले मुझे भी शक था, लेकिन फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं अभी माँ जी और पापा जी से आपको पूछवा देती हूँ। सपना उमेश को लेकर किशोर और मालती के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी, आप इन्हें भी वही सच बताइए ना जो आप कल रात को मुझे बता रही थी। अरे कौन सा सच बेटा? वही वो रात वाला सच। माँ जी, उस दिन मुझे आप बताने आई थी ना, आप इन्हें भी बताइए ना। मेरी बात पर तो यकीन ही नहीं हो रहा है इन्हें। बेटा, तेरी बीवी जो बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। पापा, आप जानते भी हो इस बात पे यकीन करना कितना मुश्किल है। बेटा, इतना भी क्या मुश्किल है? अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, भूल चूक हो जाती है। पापा, भूल चूक हो जाती है, लेकिन बच्चा थोड़ी पैदा हो जाता है भूल चूक में। अब बच्चा पैदा? ये तुम क्या बोल रहे हो उमेश? किसका बच्चा और कौन प्रेग्नेंट है? माँ जी, आप प्रेग्नेंट है तभी तो आपकी तबीयत खराब रहती है ना। आपके पैर सूज रहे हैं और आपको बुखार भी है और काफी थकावट भी हो रही है। नहीं बहू, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं तो बहुत पहले अपना ऑपरेशन करवा चुकी हूँ। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तो फिर माँ जी, आप और पापा जी क्या बातें कर रहे थे? अरे मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो रही है। रुको रुको, मैं सबको सारा सच बताता हूँ। इतना कहकर किशोर उस रात का शराब पीने वाला सच सभी को बताता है कि किस तरह शराब पीने की वजह से मालती की तबीयत खराब हुई थी, जिसे ठीक होते होते कई दिन लग चुके थे। ये सारा सच जानने के बाद सपना बोलती है, हाय राम, मर गई। माँ जी, आप उस दिन मुझे ये बताने आई थी और मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, गलतफहमियां तो सबसे हो जाती हैं। जो बात माँ को तुम्हारे लिए कहनी चाहिए थी वो बात तुम माँ के लिए कह रही हो।
माँ समझाओ इसे, माँ बनने के दिन इसके हैं ना कि आपके। चुप कीजिए, आप क्या बोल रहे हो सबके सामने? अरे सच्ची तो कह रहा हूँ, शर्मा क्यों रही हो? उमेश सही कह रहा है बेटा, अब तू हमें दादा दादी बनने का सुख दे दे, और ये जो झूठी अफवाह हमारे घर में फैली थी इसको सच कर दे अब। सपना शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और आखिरकार सबके सामने राज भी खुल जाता है। सपना की सास के पैर भारी नहीं थे, बल्कि वो हैंगओवर का शिकार हो गई थी। बिपाशा को गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए वो पूरा दिन बस साफ सफाई में लगी रहती। आमतौर पर अगर इतनी साफ सफाई वाली बहू घर में आ जाए तो सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, लेकिन बिपाशा के घर में इसका उल्टा था। उसके परिवार वाले उसकी साफ सफाई करने की आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि जितनी वो साफ सफाई नहीं करती थी उससे कई ज्यादा तो वो नुकसान कर देती थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन बिपाशा घर में पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास हाथों में बहुत सारा सामान लिए गंदे पैरों से घर के अंदर चली आती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखने लगती है, फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत जोर से गिरती है, जिस पर वो अपनी बहू को गुस्से में आवाज देकर बुलाती है। हाय मर गई मैं, गई मेरी कमर। ओ सफाई की देवी, जल्दी मेरे सामने आ तू पहले। जी माँ जी, कही क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, पहले मुझे उठा तू, और एक बात बता, तुझे यहाँ पोछा लगाने के लिए किसने कहा था? माँ जी, वो घर गंदा हो गया था, इसीलिए मैंने पोछा लगाया है। आप तो जानती है ना मुझे सफाई कितनी पसंद है। आग लगे तेरी पसंद को, आज तेरी साफ सफाई के चक्कर में मेरी कमर ही टूट गई। आगे से ऐसा किया ना तो मेरा हाथ और तेरा गाल होगा, समझ लियो तू। पता नहीं किसने कहा था इनको कि गंदे पैर लेकर अंदर चली आओ। ओ भगवान, बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, लेकिन इनको नजर नहीं आता कितनी मेहनत से मैंने साफ सफाई करी थी, सब कुछ गंदा कर दिया। आंखें सिर्फ घूरने के लिए ही है इनकी। जी माँ जी, मैं अब जाऊँ? हाँ जा, नहीं अभी भी कुछ तोड़ना बाकी रह गया है क्या? क्या हुआ माँ, आप क्यों चिल्ला रही है विपाशा पर, और ये आप कमर पकड़कर क्यों बैठी हैं? नालायक, जब चोट कमर पर लगी है तो क्या सर पकड़कर बैठूं? लगता है सारे पागल मेरे ही घर में आ बसे हैं। माँ, आप सीधे सीधे बताओगे या मैं जाऊँ? क्या बताऊं तुझे, तेरी बहू की सफाई के चलते मेरी कमर टूट गई। देख पंकज, आखिरी बार कह रही हूँ, समझा ले अपनी बीवी को, ज्यादा साफ सफाई ना दिखाए मुझे, वरना किसी दिन मैं इसे घर से इसी तरह साफ कर दूंगी। आप जानो, आपकी बहू जाने, मैं जाता हूँ ऑफिस। रुको रुको भैया, मुझे भी थोड़ा कॉलेज छोड़ दो ना, लेट हो गया है। अभी कहाँ लेट हो गया है, थोड़ी देर और सो लेती। क्लास खत्म होने के बाद कौन सा तेरा पढ़ाई में मन लगता है? कॉलेज तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए जाती है। रखो अपनी लिफ्ट अपने पास, तुम्हारी रामायण सुनने से अच्छा है थोड़ा लेट होकर टीचर की सुन लूं। अच्छा ठीक है, चल छोड़ देता हूँ, बाइक के पेट्रोल का खर्चा दे दियो बस। माँ देखो ना भाई को। कटो मरो दोनों एक साथ, मुझे नहीं पता, मुझे वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। तेरी बीवी ने कम जान ले रखी है, जो बची खुची तुम दोनों ले रहे हो। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना दोनों को डंडा उठा के मारूंगी। नहीं माँ, हम जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं हम, आप अपना बीपी कंट्रोल में रखो, शाम को मिलती हूँ। इतना कहकर पायल और पंकज अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं। माधुरी भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन बिपाशा की सफाई की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो साफ सफाई करते हुए समय तक नहीं देखती, जिसके चलते वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देती, जिसकी वजह से उसे हमेशा अपनी सास से डांट सुननी पड़ती। फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन माधुरी अपने घर में सोफे पर बैठी टीवी देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन नीलम उसके घर आकर कहती है, कैसी हो माधुरी बहन, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? मेरी तो बस कट रही है, तू बता कैसे आना हुआ तेरा? ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तेरे घर नहीं आ सकती हूँ क्या? बिल्कुल आ सकती है, तेरा ही घर है, लेकिन तू कभी बिना किसी काम के नहीं आती, इसलिए पूछा। आज तेरे ही काम से आई हूँ। अपनी बहू की पायल लेने गई थी सुनार के पास, उसने मुझे तेरी अंगूठी दे दी जो तूने भारी करवाने के लिए दी थी, तो सोचा दे दूं। सोना या पैसे किसी का अपने पास नहीं रखना चाहिए, तो बस वही देने आई हूँ, ये ले। सच में नीलम, तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। ना जाने कितने दिन से सोच रही थी
जाऊं जाऊं, लेकिन घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, मैं गई तो मैं ले आई। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। माधुरी नीलम से बात करते हुए अपनी सोने की अंगूठी सोफे में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह बिपाशा जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई में लग जाती है और अपनी सास की सोने की अंगूठी को खाली कागज समझकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ समय बाद उसकी सास माधुरी अपनी अंगूठी को ढूंढते हुए नीचे आती है और अपनी बहू को कचरे का डब्बा बाहर ले जाते हुए देखती है। तभी वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन बिपाशा बिना सुने ही बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो कचरा फेंक कर वापस आती है, तभी माधुरी उसे रोक कर पूछती है, बहू तुझे सफाई में यहाँ कोई गुलाबी रंग का कागज मिला है क्या? कल मैं यही भूल गई थी। माँ जी वो कागज नहीं कूड़ा था। ठीक है कूड़ा ही सही, बता तो कहाँ है? माँ जी कूड़ा तो कूड़ेदान में ही होगा ना, अभी तो आपके सामने फेंक कर आई हूँ। आप जानती हो ना मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरी सफाई का। उसी कूड़े के साथ तू भी क्यों नहीं चली गई? बताओ, मेरी सोने की अंगूठी को कूड़ा समझकर कूड़े वाले को दे आई। अंधी तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? माँ जी अब मुझे क्या पता, आप सोने की चीजें यहाँ वहाँ रख देती हैं। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। अब मैं क्या करूँ? अगर तू ऐसे ही सफाई करती रही तो एक दिन हम सभी भीख मांगते हुए नजर आएंगे। हाय मेरी अंगूठी। माँ क्या हो गया आपको? आप इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हैं? क्या हो गया बताइए तो। क्या बताऊं बेटी, आज तेरी भाभी ने मेरी सोने की अंगूठी को कचरा समझकर कचरे वाले को दे दिया। बहुत शौक था ना इसको सफाई करने का, आज इसने अच्छे से सफाई कर दी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? बेटा मैं सच कह रही हूँ, इसने सफाई के चक्कर में मेरी सोने की अंगूठी फेंक दी। आज अंगूठी फेंकी है, कल को हमें भी फेंक देगी ऐसे ही। माँ आप रोइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ उसने कुछ जानकर नहीं किया है, गलती से हो गया होगा। आगे से ध्यान रखेगी। मैं आपके लिए दूसरी अंगूठी बनवा दूंगा और तुम आगे से ध्यान रखना। जी पंकज जी, सॉरी माँ जी। आग लगे तेरी सॉरी को। मुझे कुछ दिनों तक दिखाई मत दियो, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी और तेरे खून के इल्जाम में जेल चली जाऊंगी। माधुरी इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं, लेकिन बिपाशा इतना कुछ होने के बाद भी साफ सफाई के चलते अपनी गलतियों पर कोई रोक नहीं लगाती। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन बिपाशा पायल के कमरे में बेडशीट बदलने के लिए जाती है और तकिए के नीचे रखे पैसों पर वो ध्यान नहीं देती और चादर बदलते समय वो पैसे इधर उधर गिर जाते हैं, जिसे वो सफाई करते टाइम कूड़े के डस्टबिन में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी ननद पायल वहाँ आती है तो अपने पैसे ढूंढते हुए अपनी भाभी को आवाज देती है, भाभी आपने ही मेरा कमरा सेट किया था ना, मैंने तकिए के नीचे अपनी फीस रखी थी, वो पैसे कहाँ हैं? पायल मुझे क्या पता था, मैंने बेडशीट बदल दी, शायद इधर उधर गिर गए होंगे। लो अब इसने अपनी सफाई के चलते बेचारी की फीस भी फेंक दी। अरे तू इससे क्या पूछ रही है? जाके कचरे के डब्बे में देख। जब से आई है हमारे घर की अच्छी चीजें कचरे में ही नजर आती हैं। हमारी बहू ज्यादा ही सफाईदार है। कहाँ है? उसको बुला तो जरा, आज भी गलती से हो गया होगा। भाभी आप सफाई नींद में करती हैं क्या? बुलाने की जरूरत नहीं है, ये ले तेरे पैसे। कहाँ थे भाई? आपने तो मेरी जान वापस कर दी। कचरे के डब्बे में। मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी, चेक करने गया तो सच में वही थे पैसे। विपाशा ऐसे कौन सफाई करता है? कभी पैसे फेंक दो तो कभी सोना फेंक दो। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस तरह से लापरवाही के साथ कोई भी काम करना तुम्हें आगे भारी पड़ सकता है बहुत। अपने पति की बात सुन के बिपाशा अपनी लापरवाही के लिए सबसे माफी मांगती है और आगे से चीजें ध्यान से करने का वादा करती है। गीत एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की थी, जिसका बस एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दिमाग से तेज तर्रार होने के साथ ही वो काफी मेहनती भी थी। आंखों में चमक और हाथों में रिजल्ट लिए हुए वो अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चीखती जा रही है? माँ ये देखो, मेरे कॉलेज का रिजल्ट आ गया है। पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया है। देखा, अब मैं अपने सपनों के कितने करीब आ गई हूँ। अरे बस बस,
कोई बड़ा तीर नहीं मारा तूने जो इतना उछल कूद मचा रही है। बहुत कर ली पढ़ाई, अब ससुराल जाकर पढ़ना। माँ का क्या मतलब है? मतलब एकदम साफ है, जवान बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है। अरे मोहल्ले की रहने वाली सभी लगभग तेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई है और कुछ तो बाल बच्चे वाली भी होने वाली है। अरे तू कब करेगी अपने हाथ पीले? माँ ये क्या कह रही हो आप? वही जो तूने सुना। माँ अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे पहले मेरे पैरों पर खड़ा तो हो जाने दो, इस काबिल तो हो जाने दो कि मैं कुछ कर सकूं। और जिसकी शादी की आप मुझे दुहाइयां दे रही है ना, वो शीतल, जिसके माँ बाप ने सब कुछ देख परख कर उसकी शादी की थी, छोड़ दिया उसके पति ने, अपने मायके में पड़ी है सड़े हुए आम की तरह। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, मुझे अपने दम पर कुछ कर लेने दो, फिर कर देना मेरी शादी। बस बहुत बोल चुकी तू। बेटियों का इतना जुबान चलाना शोभा नहीं देता। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो ऐसी कोई घटिया करामात मत करियो। माँ होने के बावजूद भी गौरी अपनी बेटी के सपनों को चकनाचूर करते हुए अपनी बात उस पर थोप कर चली जाती है। अगले दिन वरुण नाम का लड़का अपनी माँ सुजाता और पिता पवन के साथ उसके घर आता है और पारिवारिक रजामंदी से शादी तय हो जाती है। बीच में ही गीत बोल पड़ती है। 1 मिनट रुकिए, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मेरी शादी, और मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी। अगर आप मुझे शादी के बाद भी पढ़ने देंगी, मुझे कुछ बनने देंगे तो। अगर आपको इससे कोई एतराज नहीं है तो मैं राजी हूँ। बोलो भला, हमें क्यों एतराज होगा? एक बार शादी हो जाए, जब जितनी मर्जी उतनी किताबें छापती रही हो। मेरा बेटा कौन सा तेरी किताबों के अंदर घुसा जा रहा है? अच्छा समधन जी, अब इजाजत दीजिए। इतना कहते हुए लड़के वाले वहाँ से चली जाते हैं। तभी गौरी गुस्से से कहती है, मना किया था ना तुझे, लेकिन तेरी रॉकेट जैसी तेज जुबान रुकती ही नहीं है। माँ, अगर मेरी जुबान रॉकेट होती ना, तो मेरे ससुराल वाले उसकी रफ्तार से ना कब के अंतरिक्ष में पहुँच चुके होते। इतनी देर सोफे पर पसर के ना उसकी जान नहीं निकालते। समय बीतने के साथ शादी का दिन आता है। रस्मों रिवाजों के साथ वरुण और गीत पति पत्नी के बंधन में बन जाते हैं और विदाई के समय गीत का सामान देखकर सुजाता कहती है, अरे बहू, ये आधे दर्जन सूटकेस ईंट पत्थर भर लिया है क्या? क्या मतलब है इतना सामान ले जाने का? अरे वृद्धा आश्रम के लोग भी इतना सामान नहीं बांधते जितना तू ससुराल लेकर जा रही है। जानती हूँ माँ जी, इसमें मेरी जरूरत की किताबें हैं। ओह अच्छा, एक काम कर बहू, ये कॉपी किताबें फिर कभी मंगा लियो। क्या है ना, गाड़ी में रिश्तेदारों के बैठने की जगह भी नहीं है, कम पड़ जाएगी, तो ये बोझा कहाँ ही हटकाएंगे। सासू माँ, गाड़ी की डिक्की तो खाली है, और फिर गाड़ी कोई गधा थोड़ी है जिसकी पीठ पर सारा बोझा लाद दे। इसकी निचली पेटी यानी कि डिग्गी, आराम से उसमें सब कुछ आ जाएगा। बहू की समझदारी के आगे सुजाता के बहानों पर पानी फिर जाता है और दुल्हन बनी गीत ससुराल आ जाती है, जहाँ चारों तरफ रिश्तेदारों की भीड़ से घिरी गीत रस्मों के खत्म होने के बाद अपने कमरे में जा रही होती है। तभी वो अपने ससुर पवन को बोलते हुए सुनती है, अरे श्रीमती, मिठाई ही खाती रहोगी? सोचा है कुछ? बहू से क्या बोलने वाली हो? शादी तो निपट गई। अरे शादी के साथ बहू की आजादी समाप्त। वरुण के पापा, शादी तो अब हो चुकी है, इसलिए अब बहू वही करेगी जो उसकी सास चाहेगी। वो तो उस दिन मैंने उसे झांसा दिया था, क्योंकि मैं इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसका मतलब मेरा शक एकदम सही था। मैं अपनी जिंदगी चूल्हे चौके में नहीं झोंक सकती। मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। सभी लोग हॉल में बिजी होते हैं। तभी गीत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। कुछ देर में कमरे में सुजाता दस्तक देती है और खिड़की की तरफ देखकर कहती है, वरुण के पापा, वरुण जल्दी यहाँ आओ। अरे ऐसी भी कौन सी बला आ गई जो गला फाड़ रही हो? अरे गजब हो गया वरुण के पापा, बहू भाग गई। इससे पहले कि ये बात रायते की तरफ फैल जाए, कोई भी बहाना लगाकर सभी लोगों को यहाँ से रफू चक्कर कर दो। वरुण, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बैठ गया? सारे अरमान ठंडे हो गए, सपनों पर पानी फिर गया।
मतलब भागने की इतनी भी क्या जल्दी थी, ना जाने कौन सी रेस में दौड़ लगाने के लिए जाना था। सोचा नहीं था जिस पल जिस घड़ी का इंतजार महीनों से कर रहा था, मेरी वो सुहाग रात काली रात में कुछ इस कदर बदल जाएगी। ये वरुण क्या बुदबुदाए जा रहा है? लगता है बहू के भागने का इसे तगड़ा सदमा लगा है। कहीं कोमा में तो नहीं चला गया? एक काम करती हूँ, पानी डालती हूँ। सुजाता टेबल पर पड़े पानी के जग को वरुण पर डालती है और वरुण कहता है, माँ बिन बादल बरसात क्यों कर रही हो? शुक्र है बेटा तू होश में आ गया। मुझे लगा कि तुझे बहू के भागने का सदमा लग गया है। कब से तुझे बोल रही थी, लेकिन तू जवाब ही नहीं दे रहा था। आधी रात को रितु का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। तभी वो दरवाजे के पास आती हुई कहती है, कौन चमगादड़ की औलाद इतनी रात को दरवाजे पे तबाही मचा रहा है? कि तू यहाँ, वो भी दुल्हन के जोड़े में, भाग के तो नहीं आई ना? अरे सवालों का ढेर बाद में लगा लियो, अंदर तो घुसने दे मेरी माँ। गीत अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो उसे पूरी बात बताती है और रितु कहती है, ओ भैंस की आंख, तेरे ससुराल वालों को भनक लग गई ना तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। क्यों मेरी लंका लगवाने पर तुली है? किसने कहा था तुझे जब भी मीट की करीना बनने को? तो मैं क्या करती? उन सभी के लिए लड़की का अर्थ बस यही है, लड़की बेटी से बहू बनी, बहू से माँ बनी और माँ से सास बनी। अरे मैं पूछती हूँ कि लड़की की जिंदगी बस यही वाली पोस्ट के लिए बनी है क्या? उसकी कोई और लाइफ नहीं है? अरे मैं नहीं जीना चाहती सिर्फ यही सास बहू वाली जिंदगी, मुझे उससे आगे कुछ कर दिखाना है। अबे तेरे इस लाइफ गोल की परिभाषा सुनकर मुझे सब कुछ घूमता हुआ गोल गोल दिखाई दे रहा है। तुझे ससुराल से भागना नहीं चाहिए था। अगर गलती से उन्हें भनक लग गई तो सबके सब मेरे घर आ धमकेंगे और फिर मुझे भगा भगा कर धोएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन कर। मैं अपनी मंजिल और अपने सपने के बहुत करीब हूँ। बस उसके लिए मुझे कुछ वक्त अपने घर से दूर रहना होगा और तू मुझे अपने घर में रहने की मंजूरी दे दे। तू मेरी लास्ट होप है। गीत की बातें सुनकर रितु उसे अपने घर पर पनाह दे देती है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ससुराल से भागी गीत दिन रात कड़ी मेहनत करती है और उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद गीत का सपना पूरा हो जाता है जब उसकी नियुक्ति IAS के पद पर होती है, जिसके साथ ये खबर उसके ससुराल और मायके वालों के पास अखबार में छप कर आती है, जिसे पढ़कर उसकी माँ गौरी खुशी से फूले नहीं समाती और सब कुछ भूलकर सभी उसके सम्मान में आयोजित हुए भव्य समारोह में पहुँचते हैं, जहाँ गौरी और सुजाता एक दूसरे को आमने सामने देखकर कहते हैं, आखिर आपके कदम भी घर से भागी हुई बहू की कामयाबी देखने आ ही गए। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? बीती बातों पर मिट्टी डालो। मैं तो खुश हूँ कि कम से कम बहू घर से भागी भी तो आज फक्र से हमारा सीना ऊंचा तो कर दिया। अरे वाह समदन जी, रंग बदलने में तो आप गिरगिट को भी मार देती हैं। क्या कहा था आपने कि मेरी बेटी फुर होने में चिड़िया से भी 2 कदम आगे निकली? अगर शादी के बाद वो नहीं भागती ना तो आज इस मुकाम पर खड़ी ना होती। दोनों में बहसबाजी होने लगती है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे बीच में आ रही है मिसेस गीत चतुर्वेदी, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ये बड़ा ओहदा हासिल किया है। कड़े संघर्ष के कारण आज वो बाकी जवानों का हौसला और साहस बनकर खड़ी हैं। मिसेस गीत चतुर्वेदी, क्या आप हमारे श्रोतागणों को कुछ कहना चाहेंगी? यस, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज जिस मुकाम पर मैं खड़ी हूँ उसके लिए मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरे इन लॉस और मेरी फैमिली, जिनको मैंने बहुत हर्ट भी किया है, वो आज यही हम सबके बीच मौजूद हैं और मैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जो हमें गलत दिखता है उसका सही परिणाम हमें देर से समझ आता है। सासू माँ, अगर उस दिन मैं अपनी शादी से नहीं भागती तो आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू। बहू के विचार सुनकर सुजाता का दिल भर जाता है। तभी तालियों की गड़गड़ाहट में IAS बनी गीत को सम्मानित किया जाता है, जिसके बाद सुजाता उसे गले लगाकर कहती है, बहू अपनी सास को माफ कर दे। तेरे भागने के कारण मैंने तुझे बेहद गलत समझा, पर आज तूने अपने ससुराल और मायके दोनों का नाम रोशन कर दिया। सास और माँ की नासमझी के कारण गीत को अपने सपनों को पूरा करने के लिए
मजबूरन ना चाहते हुए भी घर से भागना पड़ा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी ख्वाहिशें किसी के ऊपर थोपना सरासर गलत है। जो गलती सुजाता और गौरी ने की वो आप और हम कभी ना दोहराएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।